नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है एनएसी प्रोडक्ट गाइडेंस। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? एनएसी प्रोडक्ट गाइडेंस। इसके पहले हम लोगों ने जो एनएसी का जो गाइडेंस है कौन कौन सा देखा? सेफ्टी गाइडेंस देखा, टेक्निकल गाइडेंस देखा, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस देखा, और ये जो है एनएसी का प्रोडक्ट गाइडेंस। ये जो एनएसी का प्रोडक्ट गाइडेंस है, इसके अंदर में जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो कंपोनेंट है या मटेरियल है, उसको अगर हम लोग को परचेस करना है तो वो जो मटेरियल परचेस करना है वो हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे? एनएसी प्रोडक्ट गाइडेंस, या इसको ये भी बोला जाता है कि परचेस गाइडलाइन। तो आज के टॉपिक में इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, क्योंकि इसका 9 गाइडलाइन है। प्रोडक्ट गाइडेंस 1 से लेके 9 तक ही प्रोडक्ट गाइडेंस है, तो इसके अंदर में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एनएसी प्रोडक्ट गाइडेंस। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंदर में सबसे पहला जो देखेंगे PG01, मतलब प्रोडक्ट गाइडेंस 01। PG01 ये जो परचेस गाइडलाइन है, ये किसके लिए है? स्कैफोल्डिंग ट्यूब। कौन सा? स्कैफोल्डिंग ट्यूब EN39। कितना mm? 4 mm का। 4 mm का स्कैफोल्डिंग ट्यूब अगर हमें परचेस करना है, या स्कैफोल्डिंग पाइप हमें परचेस करना है, EN39 का इसका जो कोड है, तो उसके लिए पूरा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को? PG01 के अंदर में मिलेगा। उसके अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट है, हम लोग को टेस्ट डाटा, कि ये जो स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है जो 4 mm का है, उसका जो टेस्ट डाटा है, इसके अंदर में केमिकल मैकेनिकल जो रिपोर्ट है उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इसका जो ओडी मतलब आउटर डाया, और इसका जो वॉल थिकनेस का जो डाया है उसको चेक किया जाता है या इंस्पेक्ट किया जाता है, ये रिपोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है PG1 में, मटेरियल सर्टिफिकेशन। इसके लिए जो मटेरियल का जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है, क्योंकि कोई भी आप स्कैफोल्डिंग मटेरियल लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट तो उसका लगेगा ही। तो उसके लिए जो मटेरियल का जो सर्टिफिकेशन है वो कौन सा है? BS और EN का आपको इशू किया जाता है। उसके बाद इसका जो स्पेसिफिकेशन है स्टैंडर्ड का, ये कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है? यहां पर भी हम लोगों ने देखा EN39। ये स्कैफोल्डिंग का जो 4 mm का ट्यूब है उसका ये स्टैंडर्ड है EN39। इसका जो स्पेसिफिकेशन और जो स्टैंडर्ड है वो क्लियरली पूरा जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है उसके ऊपर में क्लियरली मेंशन किया जाता है। उसके बाद इसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट है उसका रिक्वायरमेंट है 10204 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट है वो किसका? जो हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट है स्कैफोल्डिंग 4 mm का ट्यूब के लिए EN39 के लिए EN10204 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये था हमारा मटेरियल सर्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट जो मार्किंग रिक्वायरमेंट रहता है। कोई भी अगर आप स्कैफोल्ड ट्यूब लेंगे तो उसके ऊपर में मार्किंग होना चाहिए। इसका जो मार्किंग रिक्वायरमेंट है आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इसके अंदर में सबसे पहले EN39 लिखा जाता है, या जो मटेरियल का जो भी हमारा स्टैंडर्ड है वो लिखा जाता है। उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरर नेम लिखा जाता है, और उसके बाद कितना mm का जो थिकनेस का पाइप है, कितना mm का जो थिकनेस है उसका, या थिकनेस का टाइप कौन सा है, उसको इसके ऊपर में मेंशन किया जाता है। तो ये है किसके बारे में? हमारा PG01 परचेसिंग गाइडलाइन फॉर EN39 स्कैफोल्डिंग ट्यूब 4 mm के लिए। और जो इसके ऊपर में जो मार्किंग किया जाता है उसको एज पर स्टैंडर्ड 1.5 मीटर होना चाहिए, और उसका जो मार्किंग किया जाता है या उसके ऊपर में जो लिखा रहता है, ये जो पूरा डिटेल है मार्किंग का जो रिक्वायरमेंट है, वो जो डिटेल लिखा रहता है उसको 4 mm का मिनिमम चाहिए, और इसका जो डेप्थ है 0.2 mm का होना चाहिए। ये है PG01 प्रोडक्ट गाइडलाइन 01 स्कैफोल्डिंग EN39 ट्यूब 4 mm के बारे में। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा PG02 प्रोडक्ट गाइडेंस 02। ये जो परचेस गाइडलाइन 02 है वो किसके लिए है? EN10219 हाई टेंसाइल स्कैफोल्डिंग ट्यूब 3.2 mm। 3.2 mm का जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब रहता है उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है?
EN10219 हाई टेंसाइल स्कैफोल्ड ट्यूब उसको बोला जाता है, और वो कितना mm का रहता है, 3.2 mm का रहता है। तो इसका जो 3.2 mm का ये जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है, इसके अंदर में भी ऑलमोस्ट सेम डाटा रहता है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था टेस्ट डाटा, टेस्ट डाटा है वो किसके अकॉर्डिंग रहता है, EN10219-1S355JOH ट्यूब, इसी के अकॉर्डिंग जो ये जो डाटा है वो दिया जाता है टेस्ट का। इसके बाद उसका जो डाटा है वो क्लियरली मेंशन किया जाता है, या क्लियरली उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखेगा कि कैसा है वो डाटा, क्या क्या रहता है, तो जो है क्लियरली सर्टिफिकेशन के ऊपर में मेंशन किया जाता है। और उसके बाद ये जो टेस्ट सर्टिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, EN10204 अकॉर्डिंग इसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा, मार्किंग रिक्वायरमेंट। ये जो मार्किंग रिक्वायरमेंट है सेम है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। सबसे पहले तो रेफरेंस आएगा 10219 EN10219, उसके बाद क्या आएगा, जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, उसका नेम आएगा, और उसके बाद जो थिकनेस टाइप मतलब 3.2 mm का जो हमारा थिकनेस है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, और उसको जो लिखा रहेगा 1.5 मीटर के अंदर में होना चाहिए, 4 mm उसका जो साइज है वो होना चाहिए, और डेप्थ 0.2 mm होना चाहिए। अगर 4 mm साइज नहीं रहेगा, अगर छोटा सा लिखा है तो किसी को दिखेगा नहीं, तो एज पर स्टैंडर्ड वो 4 mm का जो है लिखा हुआ जो मार्किंग किया रहता है वो होना चाहिए, और उसका डेप्थ 0.2 mm। नहीं तो ऊपर ऊपर ऐसे लिख दिया स्कैफोल्डिंग ट्यूब के ऊपर और पता ही नहीं चला वो कब मिट गया, तो इसके लिए 0.2 mm इसका जो डेप्थ है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा PG03 परचेज गाइडलाइन 03 या प्रोडक्ट गाइडलाइन 03, एक इसके लिए है BS2482 टिम्बर बोर्ड। ये जो टिम्बर का जो लकड़ी का जो हमारा स्कैफोल्डिंग बोर्ड रहता है उसके लिए कौन सा परचेज गाइडलाइन है, PG03। इसके अंदर में जो इसका जो टेस्ट डाटा रहता है ये जो है इंडिपेंडेंटली टेस्टेड किया जाता है, और इसका जो टेस्ट डाटा है वो अकॉर्डिंग टू 2482 के हिसाब से इसको दिया जाता है, इसका जो टेस्ट डाटा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसके अंदर में जो स्कैफोल्डिंग बोर्ड मटेरियल सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन, इसके अंदर में दो टाइप का रहता है, FSE एंड PEFC। FSE और PEFC। FSC मतलब फॉरेस्ट स्टेवर्डशिप काउंसिल, और सेकंड कौन सा देखा हम लोगों ने, PEFC। PEFC मतलब प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। तो ये है अकॉर्डिंग टू जो ये मटेरियल जो सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू FSC और PEFC के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो बोर्ड के अंदर में जो बोर्ड का जो मार्किंग रिक्वायरमेंट है वो कैसे रहता है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आएगा, हम लोगों ने देखा कि कौन सा आएगा, BS2482 लिखा रहेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर नेम रहेगा, हो सकता है वो कोई भी कंपनी है उसका नाम रहेगा, और उसके बाद क्या आएगा, M और V लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, M और V। M मतलब मशीन, V मतलब विजुअल। अभी M मतलब मशीन भी नहीं इसको बोल सकते, जैसे कि इसको थर्ड पार्टी बाहर से मतलब आके इंस्पेक्शन किया है या मशीन से किया हुआ है, और V मतलब विजुअल मतलब जो इंस्पेक्शन रहता है, तो उसके लिए M और V कौन सा इंस्पेक्शन हुआ ये भी हम लोग को पता चल जाएगा। अगर M रहेगा तो बेटर है, क्योंकि M रहेगा मशीन से भी किया हुआ है, और V रहेगा तो सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन इसका किया गया है स्कैफोल्ड बोर्ड का। और उसके बाद जो एंड में आता है उसका जो है सपोर्ट, जैसे कि ट्रांसोन स्पेसिंग है ना, अगर 38 mm अगर उसका थिकनेस है बोर्ड का, और उसका जो विड्थ है वो 225 mm है, तो उसका जो है बोर्ड का जो ट्रांसोन स्पेसिंग है वो कितना आएगा, 1.2 मीटर आता है। और उसके बाद जो थर्ड पार्टी का जो मार्क रहेगा, हो सकता है कोई भी जो थर्ड पार्टी उसको इंस्पेक्ट किया होगा ना, अगर ये मशीन से भी किया होगा या विजुअल भी किया होगा, तो थर्ड पार्टी जो भी उसको इंस्पेक्शन करता है उसका मार्किंग आ सकता है। इसमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि TUV, अगर गल्फ में भी देखेंगे तो आप TUV का ज्यादातर मिलेगा, इंडिया में भी बहुत सारा है, या ब्यूरो वेरिटस है, ऐसे बहुत सारा जो थर्ड पार्टी है उसका मार्किंग आपको मिलेगा। ये था हमारा किसके बारे में, PG03 BS2482 टिम्बर बोर्ड के बारे में। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा PG04।
अभी ये जो PG04 है या परचेस गाइडलाइन 04 है, किसके लिए है? EN74-1-2005 कपलर्स। मतलब EN74 जो कपलर के ऊपर लिखा रहता है ना, कोई भी जो स्टैंडर्ड, या BS EN74 रहता है या BS 1139 भी रहता है, लेकिन इसके अंदर में जो NASC का गाइडेंस है, इसके अंदर में EN74 कपलर के लिए ये परचेस गाइडलाइन कौन सा है? PG04, प्रोडक्ट गाइडलाइन 04। तो इसके अंदर में सबसे पहले जो टेस्ट रहता है वो थोड़ा अलग रहेगा। अभी स्कैफोल्डिंग ट्यूब का हम लोगों ने देखा, वो केमिकल डाटा, मैकेनिकल डाटा या उसका जो वॉल थिकनेस, ये सारा देखता है स्कैफोल्ड ट्यूब के लिए। वही बोर्ड के लिए अगर हम लोगों ने देखा तो इसका जो है विजुअल इंस्पेक्शन होता है या मशीन से भी होता है, उसका स्ट्रेंथ वगैरह इस तरह दिखा जाता है। उसके बाद अभी अगर हम लोग क्लैंप देखेंगे या जो कपलर है हमारा, उसके लिए अगर देखेंगे तो कपलर का सबसे पहला जो टेस्ट डाटा है, इसके अंदर में इसका जो स्लिप फोर्स टेस्टिंग होता है, मतलब उसको जो स्लिप होने का, जो इसका ऊपर में कितना लोड देने के बाद वो स्लिप हो सकता है, ये फोर्स टेस्टिंग होता है। उसके बाद फेल्यूर फोर्स, मैक्सिमम लोड, मतलब कितना मैक्सिमम लोड देने के बाद ये फेल्यूर हो सकता है, या ये मतलब टूट जाएगा या फेल्यूर हो जाएगा, या ये उतना कैपेसिटी नहीं ले पाएगा, वो टेस्ट किया जाता है। उसके बाद पैसिव बेंडिंग या जो स्टेपनेस टेस्ट, मतलब इसका जो बेंडिंग टेस्ट भी इसके अंदर में किया जाता है। तो वो सिर्फ RAC कपलर के लिए रहता है, लेकिन ये जो स्लिप फोर्स है और फेल्यूर फोर्स है वो राइट एंगल कपलर और स्विवल कपलर के लिए भी किया जाता है। तो ये जो स्लिप फोर्स टेस्टिंग और जो फेल्यूर फोर्स टेस्टिंग है वो राइट एंगल कपलर और स्विवल कपलर दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में क्रेसिफॉर्म बेंडिंग या स्टिफनेस टेस्ट, मतलब जो बेंडिंग का जो टेस्ट रहता है तो वो सिर्फ राइट एंगल कपलर के लिए किया जाता है, स्विवल के लिए नहीं किया जाता है। तो इसके बाद इसका जो टेस्ट रिपोर्ट है कंपनी से हम लोग को रिसीव होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो PG04 में, मतलब जो कपलर है PG04 जो कपलर का है, उसके अंदर में जो नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल सर्टिफिकेशन। मटेरियल का जो सर्टिफिकेशन हो, वो जो रिक्वायरमेंट है जो EN74 कपलर का, उसी के अकॉर्डिंग उसको इशू किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर में जो मार्किंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कपलर के ऊपर में जो मार्किंग है, आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो ये जो मार्किंग है उसके ऊपर में क्या क्या रहता है? सबसे पहले तो रेफरेंस, सबसे पहला है इसके अंदर में जो रेफरेंस मार्किंग EN74, इसका मार्किंग रहेगा -1-2005। उसके बाद मैन्युफैक्चरर नेम, जो कंपनी इसको बनाया है उसका नाम रहेगा। नाम मतलब ऐसे पूरा नाम नहीं रहेगा, उसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा। उसके बाद ईयर, लास्ट 2 ईयर डिजिट, लास्ट का जो 2 नंबर रहेगा कोई भी जो ईयर का, वो लिखा जाएगा। और उसके बाद जो कपलर का क्लास है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी देखा बहुत सारा वीडियो में, जो कपलर का जो क्लास है, A क्लास है, B क्लास है, उसके बारे में कोई ना कोई जो भी क्लास का कपलर होगा वो मेंशन किया जाएगा। और उसका प्रोडक्शन इंस्पेक्शन जो थर्ड पार्टी से हम लोगों ने करवाया है या किया है वो मेंशन किया जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे कि स्कैफोल्ड बोर्ड में हम लोगों ने देखा V होगा या M होगा, मतलब विजुअल होगा या मशीन से होगा। तो स्कैफोल्ड कपलर के अंदर में क्या रहता है, वो रहता है L नहीं तो M रहता है। L मतलब क्या है? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। और M मतलब क्या है? बीइंग एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। मतलब इसके ऊपर में भी ध्यान रखना है आपको। कोई भी अगर कपलर रहेगा लास्ट में L या M लिखा रहेगा, तो L रहेगा तो इंटरनल क्वालिटी कपलर, मतलब वो जो प्रोडक्शन का जो कंपनी या जो मैन्युफैक्चरर का जो कंपनी है तो उन्हीं लोगों ने चेक किया है। और M रहेगा तो इंटरनल भी हुआ है टेस्टिंग या इंस्पेक्शन और एक्सटर्नल भी हुआ है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए था? PG04 EN74 का जो कपलर्स है उसके लिए ये पूरा डिटेल था। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा PG05। ये जो PG05 है या जो परचेस गाइडलाइन 05 है वो किसके लिए है? एल्यूमिनियम बीम। किसके लिए है? एल्यूमिनियम बीम के लिए है। तो इसके अंदर में सबसे पहले जो टेस्ट डाटा है उसके अंदर में सेम एज इट इज केमिकल टेस्ट है या जो मैकेनिकल टेस्ट है वो किया जाता है। उसके बाद उसका जो ओडी मतलब आउटर डाया एंड वॉल थिकनेस है उसको चेक किया जाता है या उसको इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर में जो एल्यूमिनियम बीम रहता है इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है
वेल्ड टेस्टिंग क्या रहता है, इसके अंदर में वेल्डिंग रहता है। ये भी आप अगर बीम ले लेंगे एल्यूमिनियम बीम तो उसके अंदर में आपको वेल्डिंग मिलेगा जगह जगह पे ऐसा। तो इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, ISO 10042 लेवल डी। कौन सा, ISO 10042 के अकॉर्डिंग इसका वेल्डिंग है वो होना चाहिए, नहीं तो वो अप्रूव नहीं किया जाएगा। लेकिन और एक बात है, करंट इंटरनेशनल वेल्डिंग अप्रूवल है वो कौन सा है स्टैंडर्ड, ISO 3834-2। इसका भी अप्रूवल अगर आप लेंगे तभी भी चलेगा, या EN 1090-1 ये भी वेल्डिंग के लिए अगर अप्रूवल रहेगा तो आपको ISO 10042 लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये वेल्डिंग अप्रूवल नहीं रहेगा लेटेस्ट वाला या जो करंट वाला, तो आपको अकॉर्डिंग टू ISO 10042 का अप्रूवल होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो पॉइंट है एल्यूमिनियम बीम में मटेरियल सर्टिफिकेशन। तो ये जो मटेरियल सर्टिफिकेशन है इसका जो स्टैंडर्ड है या जो स्पेसिफिकेशन है वो है EN 755-2-6082T6। इसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा मटेरियल का जो सर्टिफिकेशन है वो होना चाहिए। टेस्ट है वो क्लियरली वो मेंशन होना चाहिए जो भी टेस्ट सर्टिफिकेट रहता है उसके ऊपर में, और इसका जो सर्टिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू 10204 के हिसाब से होना चाहिए। ये समझ सकते हैं कि ये जो बनाया हुआ जो मटेरियल है या मैन्युफैक्चर किया गया वो अकॉर्डिंग टू NAC नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन का जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर में जो मार्किंग रहता है तो इसमें ज्यादा मार्किंग का कोई ये नहीं रहता है। इसमें ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर कौन सा साल में बनाया गया है, उसके बाद इसका जो है मैन्युफैक्चरर जो नेम रहता है कौन सा कंपनी बनाया है, और उसके बाद NAC मेंबर जो कंपनी का नाम रहेगा वो लिखा रहता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो है यूजर गाइड डाटा शीट। जो बीम है वो यूज करने के लिए आपको यूजर गाइड या जो डाटा शीट रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। खुद के मर्जी से जहां सपोर्ट लगा के कोई फायदा होगा नहीं या वो एज पर स्टैंडर्ड होगा भी नहीं। इसके लिए इसका जो यूजर गाइडलाइन है उसको आपको फॉलो करना है, या इसका और भी अगर टेक्निकल डाटा शीट है तो उसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो गाइडेंस है हमारा PG06 परचेज गाइडलाइन 06 या जो प्रोडक्ट गाइडलाइन 06 किसके लिए है, EN 1281011 सिस्टम स्कैफोल्ड। हमारा कप लॉक हो गया, रिंग लॉक हो गया या क्विक स्टेज हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप का जो सिस्टम स्कैफोल्ड है उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है या कौन सा गाइडेंस है, PG06 प्रोडक्ट गाइडलाइन या जो परचेज गाइडलाइन। आपको अगर परचेज करना है तो इसी के जो गाइडलाइन के हिसाब से होगा तो ये आपको परचेज करना है। कौन सा स्टैंडर्ड, EN 12810 या 12811 के अकॉर्डिंग आपको परचेज करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो पॉइंट है हमारा अप्रूवल डाटा। तो ये जो है सिस्टम स्कैफोल्ड या जो कोई भी कप लॉक होगा, रिंग लॉक होगा या क्विक स्टेज होगा, तो कोई भी जो सिस्टम स्कैफोल्ड रहता है वो अप्रूवल डाटा किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, EN 12810 या 12811 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एक्सटर्नल टेस्ट अथॉरिटीज मतलब जो थर्ड पार्टी रहता है उसने भी वो टेस्ट किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर में मटेरियल सर्टिफिकेशन। तो मटेरियल सर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हमारा जो स्कैफोल्ड ट्यूब के लिए है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट या उसका जो OD है वॉल थिकनेस है वो सारा चेक किया जाता है, क्योंकि वो भी एक स्कैफोल्ड ट्यूब या जो पाइप है उसी के जैसा है, तो इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर में जो सर्टिफिकेट रहता है उसके ऊपर में क्लियरली मेंशन किया जाता है, आइडेंटिफाई करके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में सही से मेंशन किया जाता है, क्लियरली मेंशन किया जाता है। उसके बाद इसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट का जो रिक्वायरमेंट है वही सेम है, 10204 के अकॉर्डिंग इसका जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाता है। और एक इसके अंदर में जो पॉइंट आता है वो है वेल्ड टेस्टिंग। कौन सा, वेल्ड टेस्टिंग। तो सेम इसके लिए जो वेल्ड टेस्टिंग रहता है हम लोगों का जो सिस्टम स्कैफोल्ड के लिए वो कौन सा रहता है, ISO 5817 के अकॉर्डिंग वेल्ड टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है
सिस्टम स्कैफोल्ड के अंदर में मटेरियल सर्टिफिकेशन। तो मटेरियल सर्टिफिकेशन अलग अलग टाइप से किया जाता है इसके अंदर में। सबसे पहला EN 10219, कौन सा EN 10219 के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। सेकेंड है इसके अंदर में यस 355JOH, इसके अकॉर्डिंग भी आपको मटेरियल का जो सर्टिफिकेशन है वो इशू किया जाएगा। थर्ड है यस 460MH, इसके अकॉर्डिंग भी मटेरियल सर्टिफिकेशन आपको इशू किया जा सकता है। और फोर्थ है यस 275JRH, इसके अकॉर्डिंग भी आपको जो मटेरियल का जो सर्टिफिकेशन है वो इशू किया जाता है सिस्टम स्कैफोल्ड के अंदर में। उसके बाद इसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट है वो सेम 10204/2004 के अकॉर्डिंग इशू किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है वो है मार्किंग रिक्वायरमेंट। इसका जो मार्किंग रिक्वायरमेंट है सिस्टम स्कैफोल्ड के लिए, ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरर, उसके बाद इसके अंदर में आता है मैन्युफैक्चरर का जो नेम है वो आता है, और इसका जो है NASC मेंबर अगर कंपनी का नाम रहेगा तो उसको मेंशन किया जाता है। उसके बाद और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूजर गाइड एंड प्रोडक्ट मैनुअल। तो हम लोगों ने कप लॉक के ऊपर या रिंग लॉक के ऊपर में इसके पहले भी वीडियो बनाया है, तो उसके अंदर में जो इसका जो कप लॉक का या जो भी सिस्टम स्कैफोल्ड है उसका एक तो सेफ्टी गाइडलाइन रहता है और एक टेक्निकल गाइडलाइन रहता है। दो टाइप के गाइडलाइन आते हैं आपको, या उसको यूजर गाइडलाइन भी बोलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका इरेक्शन करना है। सिस्टम स्कैफोल्ड अगर आपको यूज करना है तो उसका जो गाइडलाइन रहेगा, प्रोडक्ट गाइडलाइन या जो यूजर गाइडलाइन, उसी के अकॉर्डिंग उसको इरेक्शन करना है, और उसके अंदर में जो भी मेंशन किया हुआ है, उसके अंदर में जो भी गाइडेंस दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको इरेक्शन करना है। नेक्स्ट है गाइडेंस हमारा PG07। PG07 किसके लिए? प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसोम यूनिट, प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसोम यूनिट। तो इसके अंदर में भी ऑलमोस्ट जो है ये सिस्टम स्कैफोल्ड का एक पार्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो डिटेल है हम लोग को मिलेगा। नेक्स्ट गाइडेंस है हमारा PG08। अब ये जो PG08 है ये किसके लिए? एनेक्सिलरी स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट, मतलब सहायक, मतलब स्कैफोल्डिंग में काम करने के लिए जो सहायक स्कैफोल्डिंग का जो कंपोनेंट है या उसको सपोर्ट करने के लिए, तो उसके बारे में है। उसका जो मटेरियल है उसका स्टैंडर्ड कौन सा है? BSEN 12811। उसके बाद इसका जो कंपोनेंट है इसके अंदर में अलग अलग रहते हैं, जैसे कि हमारा बेस प्लेट हो गया, टाइप का जो कपलर्स है, या हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा, ये सारा जो स्कैफोल्डिंग का जो कंपोनेंट है उसके लिए है। उसके बाद मटेरियल का जो सर्टिफिकेशन है वो इशू किया जाता है। यूजर गाइड डाटा शीट रहता है, उसको भी हम लोग को पढ़ना है या उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। नेक्स्ट है जो गाइडेंस हमारा PG09, ये किसके लिए है? स्कैफोल्ड लैडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ तो चल भी जाएगा, लेकिन स्कैफोल्ड लैडर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट गाइडलाइन या जो परचेस गाइडलाइन, क्योंकि लैडर तो हर जगह लेना पड़ेगा। आप सिस्टम स्कैफोल्ड यूज करो, ट्यूब एंड फिटिंग यूज करो, या किसी भी टाइप का स्कैफोल्ड यूज करो, लेकिन आपको लैडर तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर में जो इसका जो स्टैंडर्ड रहता है लैडर का, इसका स्टैंडर्ड कौन सा है? BSEN 131, ये लेटेस्ट अपडेटेड स्टैंडर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग लैडर होनी चाहिए। उसके बाद इसका लैडर का जो रिक्वायरमेंट है वो वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद मार्किंग का जो रिक्वायरमेंट है, ये तो लैडर का रिक्वायरमेंट 2005 के हिसाब से हो गया, लेकिन उसके ऊपर में जो मार्किंग रहती है वो कैसे रहता है? सबसे पहले तो उसके ऊपर में वो स्टैंडर्ड दिया रहेगा, BSEN 131 का जो स्टैंडर्ड है वो दिया रहेगा। उसके बाद स्कैफोल्ड यूज ओनली, ये भी उसके ऊपर में लिखा रहेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ यूज, सेफ यूज कैसे आप कर सकते हैं उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन वो दिया रहेगा। इसके अंदर में करेक्ट एंगल ऑफ द इरेक्शन, लैडर का एंगल तो सबको मालूम है कौन से एंगल में लगाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर में भी प्रिंट किया रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर अलाउड, कितना आदमी लोग एक टाइम में जा सकते हैं या कितना उसका सेफ वर्किंग लोड है, ये भी डिटेल दिया जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, कहाँ पे, कौन सी जगह पे या कौन सा कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, इसके बारे में भी डिटेल
दिया जाएगा। जो नेक्स्ट है इसके अंदर में जैसे कि मंथ और ईयर ऑफ द प्रोडक्शन, कौन सा साल में इसका प्रोडक्शन किया गया है और उसका जो सीरियल नंबर है इसके बारे में भी डिटेल दिया जाएगा। मैक्सिमम टोटल लोड भी उसके ऊपर में मार्क किया रहेगा और उसके बाद जो वेट ऑफ द लैडर आफ्टर प्रोडक्शन, मतलब लैडर का पूरा प्रोडक्शन करने के बाद में उसका कितना वेट है, कितना केजी का है, वो आपको बताया जाएगा। तो ये लैडर के बारे में ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों ये जो पूरा जो गाइडेंस है इसी के अकॉर्डिंग हमें ये जो मटेरियल है उसको हम लोग परचेस कर सकते हैं। अभी ये नहीं सोचना है कि हम लोगों की यार ये तो परचेस गाइडलाइन है, हम लोग क्या करेंगे। जो परचेस करेगा लाके किसको देगा, जो स्कैफोल्ड फोरमैन है, सुपरवाइजर है या जो स्कैफोल्डर है, जो काम करने वाले उन्हीं लोगों को देगा। तो अगर ये दे देगा तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको चेक भी तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं है। नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, एनएएससी प्रोडक्ट गाइडेंस। कौन सा, एनएएससी प्रोडक्ट गाइडेंस। कंपनी भी अगर आपको पूछती है कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा स्पेसिफिकेशन है, कहाँ पे लिखा है, तो डायरेक्ट आप अगर इंटरनेट में भी जाके सर्च करेंगे एनएएससी प्रोडक्ट गाइडेंस तो आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। PG01, PG02, PG03 से लेके PG09 तक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, एनएएससी प्रोडक्ट गाइडेंस। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।